राजस्थान में एक बार फिर माहौल गर्म हो गया, एक बार फिर माहौल गरमाया है। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या हुई है। खबरों के मुताबिक कल रात भीलवाड़ा के शास्त्री नगर क्षेत्र में ब्रह्माणी स्वीट्स के पास कथित रूप से दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने चाकू मारकर 22 साल के युवक आदर्श तापड़िया को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल पहुंचने तक आदर्श की मौत हो गई। युवक की हत्या की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री वहां पर पहुंचे, विधायक पहुंचे और वहां जिला अस्पताल में वो जमा हुए, नाराजगी जताई। हत्या में मारे गए युवक के परिवार का कहना है कि हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने तक वो शव नहीं उठाएंगे। भीलवाड़ा शहर में व्याप्त तनाव को देखते हुए शहर के 5 थाना क्षेत्रों में एसटीएफ और आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू जागरण मंच ने बुधवार को भीलवाड़ा बंद की घोषणा की। जिला प्रशासन ने आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए भीलवाड़ा शहर में इंटरनेट बंद के आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो देखिए, अलग अलग शहरों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और वहां भीलवाड़ा में किस तरीके के हालात है। एक युवक की हत्या के बाद वहां माहौल गर्म है। वहीं अलवर में 300 साल पुराना दावा किया जा रहा है, जो मंदिर तोड़ा गया था उसके बाद भी बवाल पड़ा था। भरतपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, करौली, जोधपुर और अजमेर, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये दिख रहा है कि राजस्थान में हर गुजरते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में गहलोत सरकार ये कह रही है कि ये जानबूझकर कराया जा रहा है। और यहां क्योंकि बीजेपी की ये आदत रही है, जहां चुनाव होने वाले हो वहां पर इस तरीके से स्थितियां और माहौल खराब कर दिया जाए, ये रणनीति बीजेपी की रही है और इसीलिए राजस्थान में भी इसी रणनीति के साथ बीजेपी काम कर रही है। लेकिन बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि गहलोत सरकार अब स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी बस की नहीं है। लेकिन गहलोत सरकार लगातार एक्शन मोड में जरूर दिख रही है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं जो दिख रही हैं वो अब कम नहीं हो रही हैं। ताजा मामला भीलवाड़ा का है, जहां पर 22 साल के युवक आदर्श तापड़िया की हत्या हुई, जिसके बाद अब परिवार वाले ये कह रहे हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो वहां से शव नहीं हटाएंगे। शास्त्री नगर क्षेत्र में कल रात आपको बता दें, चाकुओं से गोदकर उसे मार डाला गया था। अस्पताल ले जाने से पहले ही आदर्श की मौत हो गई थी। तो अब भीलवाड़ा में जो हत्या हुआ उस पर संग्राम मचता नजर आ रहा है। युवक की हत्या के बाद शहर में तनाव दिख रहा है। जो वीएचपी है वो सामने आ चुकी है। बीजेपी, वीएचपी, हिंदू जागरण मंच, आज उन्होंने भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया है। मेरे भांजे को रोका, मारपीट की, प्लस चाकू मारा। इब्राहिम, टोनी, ये 7-8 जने थे और बिल्कुल ही है ना रंजिश के चक्कर में मारा गए हैं मेरे भांजा। और बिल्कुल पुलिस, यानी आप अच्छा सपोर्ट कीजिए, आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल। अगर बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक अगर पकड़ में नहीं आए तो हम बॉडी नहीं उठाएंगे, हम बॉडी नहीं उठाएंगे। ये जो घटना हुई है भीलवाड़ा के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। पुलिस प्रशासन और इस सरकार के लिए आंखें खोलने वाली घटना है। इनको हम चेता के आए थे, जब हम मिलने गए थे तो ये रिएक्शन में कोई न कोई घटना जरूर होगी, आप सावधान रहना। लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये घटना हो चुकी है। अब इनके परिवार से जो बात हुई है, उस परिवार के बात के आधार पर इनकी मांग ये है कि हम जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक एक तो जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो 5 हो 10 हो, जितने भी अपराधी हैं सब रात भर में गिरफ्तार हो जाए और इनको मुआवजा, जो भी इनकी मांग है वो मुआवजा इनको तत्काल मिले, तब जाके बॉडी उठाएंगे और इनकी मांग के हम सब साथ हैं। तो किस तरीके से राजस्थान में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तनातनी और हिंसा के बीच। आपको बता दें ये जरा कि कहां कहां देखिए कब कब ये हिंसा की तस्वीर सामने आई है। 3 मई को जोधपुर में ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद 7 अप्रैल को अजमेर में, उसके बाद 3 अप्रैल आपको बता दें करौली में भी ऐसी घटना सामने आई थी। 10 मई को भीलवाड़ा और 10 मई भरतपुर भी। 17 अप्रैल को राजगढ़ में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। तो कुल मिलाकर राजस्थान में स्थितियां बिगड़ रही हैं। गहलोत सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी एक खास रणनीति के तहत राजस्थान में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि बार बार राजस्थान सरकार को ये एहसास कराया गया कि स्थितियां खराब हो रही हैं, इस मद्देनजर एहतियाती कदम पहले से उठाइए। लेकिन गहलोत सरकार वो करने में नाकाम रही, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन फिलहाल इंटरनेट सेवा वहां पर ठप की गई है ताकि ये स्थितियां थोड़ी कंट्रोल की जा सके। लेकिन ये हम आपको मैप के जरिए भी बता रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हिंसा और तनातनी के हालात बने हैं राजस्थान में।
ताजा मामला भीलवाड़ा का है, जहां पर हत्या पर संग्राम हुआ है। दूसरे समुदाय के लोगों पर हत्या का इल्जाम लगाया गया है और ये कहा जा रहा है कि एक ही समुदाय के लोग हैं जिन्होंने इस लड़के पर चाकू से हमला किया। अस्पताल ले जाने से पहले आदर्श की मौत हो गई। अब इस मौत पर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिरकार अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। हालांकि गहलोत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं और उनके आधार पर लोगों को चिन्हित करने का काम हो रहा है, लेकिन जल्द ही गिरफ्तारी होगी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि परिवार ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जब तक गिरफ्तारी जो आरोपी है उनकी नहीं होती तब तक वो शव को नहीं उठाएंगे, वहां से ले नहीं जाएंगे। लेकिन हिंदू संगठन है वो भी अब सामने आ गए हैं खुलकर, और इंटरनेट सेवा जहां बंद की गई है वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा बंद की बात हिंदू संगठनों की तरफ से आज के लिए कही गई है। आपको बता दें शास्त्री नगर क्षेत्र में दरअसल ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिसके बाद अब निशाने पर राजस्थान एक बार फिर से सुलगता राजस्थान नजर आ रहा है। युवक की हत्या के बाद वहां पर हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, करौली, जोधपुर, अजमेर, यानी किस तरीके से राजस्थान में बीते कुछ दिनों से हालात गर्म हैं, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। अब कई ऐसे परिवार जो इंसाफ मांग रहे हैं, खासतौर पर आदर्श का जो कत्ल उसका कत्ल हुआ उसके बाद उनका परिवार सीधे तौर पर कह रहा है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। वहीं कई संगठन अब खुलकर परिवार के साथ आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि 50 लाख का मुआवजा भी परिवार को दिया जाना चाहिए। तो हिंदू मुसलमान बार बार क्यों सुलग रहा है राजस्थान, ये बड़ा सवाल है। शरद हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक ही समुदाय के लोग इस घटनाक्रम में शामिल रहते हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी? नहीं, गिरफ्तारी हो गई है। मैं अर्पिता में अपडेट कर दूं, जिसमें से 2 नाबालिग हैं और 1 बालिग हैं, और ये झगड़ा 2-3 दिन पुराना था। पुराने झगड़े को लेकर दोनों में रंजिश थी। कोई रास्ते में जाते वक्त ये झगड़ा हुआ था मोटरसाइकिल को पास देने को लेकर, और उसके बाद ये उसको खोज रहे थे कि सुनसान कहीं जगह पर मिले तो उसको हम मारें। उसके बाद जैसे सुनसान जगह पर मिला उसे चाकू से गोद दिया। जैसे इस घटना की खबर मिली, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज बंद का ऐलान किया है। एहतियातन सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। बीजेपी सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी के विधायक हैं, जो वहाँ के नेता हैं, वो बजरंग दल और वीएचपी के साथ शामिल होकर इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि 2-3 दिन पहले जो घटना हुई थी, जिसमें 10 जो है एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को सुनसान जगह पर ले जाकर पीटा था, उसका रिएक्शन है। ठीक है शरद, ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं कि इसमें गिरफ्तारी हुई है। जरा एक बार फिर से कंफर्म कीजिए, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितने आरोपी, परिवार वाले क्या कह रहे थे, कितने लोग थे, कितने आरोपी बनाए गए थे और कितनों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, इस घटना में पुलिस का कहना है कि 3 लोग शामिल थे, जिसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से 2 नाबालिग है और 1 बालिग है। ये सुबह में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन है, उस बात को लेकर है कि पिछली घटना का रिएक्शन है, जिसमें एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को मारा था, और ये सांप्रदायिक घटना है। इसे वीएचपी और बजरंग दल इसे 2 परिवारों की घटना नहीं मान रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि 2 लोगों के बीच की घटना है, इसे समुदाय और संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं है। इस एहतियातन जो है पुलिस ने वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया है कि अफवाह न फैले, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा जिस तरह से घटना हुई थी भीलवाड़ा में, एहतियातन इंटरनेट बंद करके 44 लगा दिया गया था। इस मामले में भी एहतियातन इसी तरह से किया गया है। फिलहाल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन है, उन्होंने बंद का ऐलान किया है। बंद चूंकि वीएचपी और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का वहाँ पर भीलवाड़ा काफी मजबूत गढ़ रहा है, इसलिए बंद का भी असर दिखेगा, ये कहा जा सकता है। और भीलवाड़ा शुरू से ही सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील मामला जगह रहा है राजस्थान का। वहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर दंगा का पुराना इतिहास रहा है, इसलिए सरकार भी डरी हुई है कि कहीं ये मामला फैल न जाए। ठीक है शरद, जरा ये भी अपडेट दीजिए, क्योंकि परिवार वाले सीधे तौर पर ये कह रहे थे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी वो शव को ले नहीं जाएंगे। अब परिवार का क्या रुख है? परिवार का फिलहाल जो कहना था उसकी पुष्टि तो हो गई है। 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, मगर चूंकि अब मैंने आपको बताया अर्पिता कि इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सामने आ गया है। बीजेपी के विधायक हैं विठल अवस्थी, वो शामिल हो गए हैं, तो ये मामला अब राजनीतिक बन गया है। इसलिए परिवार से निकलकर ये समुदाय को लेकर का मामला बन गया है। इसीलिए
हिंदू समुदाय के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और एहतियातन सरकार जो है वो व्यवस्था कर रही है कहीं तनाव फैले नहीं। ठीक है शरद, आप रहिए। फिलहाल इंटरनेट सेवा वहां बंद की गई है। गिरफ्तारी, बड़ी खबर यह है कि इस मामले में अब 3 लोग जो आरोपी बताए जा रहे थे, जिसमें 2 नाबालिग, 1 बालिग बताया जा रहा था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले खबर यही थी कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे और जल्द गिरफ्तारी की बात सरकार और प्रशासन की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन अपडेट यही कि इस पर गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब बंद का आह्वान हुआ है, जिसका असर भी अब राजस्थान में कहीं कहीं दिखना शुरू हो गया है। दिनांक 4 तारीख को करीब रात्रि को 10 बजे करबला के अंदर 2 व्यक्ति बैठे थे, उनके साथ मारपीट की गई थी और कुछ दूरी पर 4 लड़के और बैठे थे जिनके साथ भी उसी व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई थी। उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुल 10 व्यक्तियों को नामजद किया गया था, जिसमें से एक कन्हैयालाल पुरी को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था और आज हमने 4 और अरेस्ट किए, जो उसमें सक्रिय जो मारपीट करने वाले व मोटरसाइकिल जलाने वाले थे उनको हमने डिटेन करके अरेस्ट कर लिया है और अनुसंधान में जो शेष आरोपी है उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शरद हमारे साथ लगातार मौजूद है। शरद, जरा बताइए कि देखिए बंद का आह्वान हुआ था, इंटरनेट ठप किया गया है ताकि स्थितियां वहां पर ठीक रहें। बंद का कितना असर आप देख पा रहे हैं? शरद, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो 3 आरोपी बताए गए थे, जिसमें से 2 नाबालिग, 1 बालिग, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन शहर में तनाव जरूर है, क्योंकि अब ये मामला राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। बीएचपी बजरंग दल के नेता सीधे तौर पर सामने आ गए और ये कह रहे हैं कि इस घटना की संभावना पहले थी, चेताया भी गया प्रशासन को, बावजूद इसके एहतियाती कदम उनकी तरफ से नहीं उठाया गया, जिसके बाद ये घटना घटी और इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन और सरकार है और इसीलिए बंद का आह्वान किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज स्थानीय अदालत सर्वे की नई तारीख का ऐलान कर सकती है। कल इस मसले पर हुई सुनवाई में सर्वे की तारीख तय नहीं हो पाई। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता के मामले में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। आज कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है। काशी में ज्ञानव्यापी पर गदर तो हो ही रहा था, मथुरा और आगरा में हलचल तेज हो गई। आज वाराणसी में श्रृंगार गौरी केस में सिविल जज की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता मामले पर दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। मुस्लिम पक्ष कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर अड़ा है, वहीं हिंदू पक्ष ने मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी कराने के लिए समक्ष अधिकारियों को आदेश देने की मांग की। कमिश्नर की तरफ से सुनवाई हो चुकी है, वकील कमिश्नर चेंज करने के बाबत सुनवाई हो चुकी है, लेकिन मात्र जो हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, बाजीगढ़ द्वारा दिया गया है कि तहखाना खुलवाया जाए, ब्रैकेटिंग के अंदर घुसवाया जाए, यदि ताला बंद है तो ताला को तोड़वाया जाए और मेरी कमीशन गर्भगृह में ही कराया जाए, ब्रैकेटिंग के बाहर कराया जाए। इसके बाबत कोर्ट उनको आपत्ति उन्होंने देने के लिए समय मांगा है। वहीं इस पर सियासत भी चरम पर है। यूपी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मेरठ के सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया। सोम बोले, ज्ञानवापी का 2022 में 1992 जैसा हश्र होगा। जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं। जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। उधर कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट और केशव देव बनाम शाही मस्जिद ईदगाह केस में सुनवाई होनी थी। मथुरा में वादी पक्ष का दावा है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद में कमल के निशान हैं, ओम और स्वास्तिक के निशान भी हैं। इसके अलावा मस्जिद में हिंदू कलाकृतियां हैं। ईदगाह मस्जिद के विरोध में अब तक 10 केस दायर हैं, जिनमें से एक अहम केस 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी है, जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। इन सभी मामलों में कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हमारा कहना है कि जो मस्जिद परिसर है
उसका वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए और वहाँ एडवोकेट कमिश्नर जाए और एडवोकेट कमिश्नर मौके पर जा करके पूरे तथ्यों का अवलोकन करें। वहाँ जो जो हिंदू चिन्ह हैं, कमल है, गदा है, शंख है, ओम है, स्वास्थ्य के चिन्ह है, उन सब का उसमें रिकॉर्ड आना चाहिए और हम चाहते हैं कि न्यायालय के सामने ये सभी तथ्य प्रस्तुत होने चाहिए और जैसा कि काशी के मामले हुआ उसी तर्ज पर यहाँ भी आदेश होना चाहिए, ऐसा हमने न्यायालय से निवेदन किया। उधर ताजमहल मामले में 12 मई को सुनवाई होगी। ताजमहल के 22 बंद कमरे खोले जाने, वीडियोग्राफी कराए जाने और कमेटी बनाकर हिंदू देवताओं से संबंधित साक्ष्यों की जांच करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका में कहा गया है कि ताजमहल के 22 कमरों में तेजो महालय के पुख्ता सबूत हैं। याचिका के मुताबिक वो सबूत हिंदू देवताओं की मूर्ति के रूप में हैं। फिलहाल उन 22 कमरों में किसी को जाने की इजाजत नहीं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन सभी 22 कमरों को खोला जाए ताकि मंदिर या ईदगाह वाले विवाद का अंत हो। मुझे नहीं समझ में आता विरोध करने वाले क्यों विरोध कर रहे हैं। मैं सीधी सी बात एएसआई परीक्षण की बात कर रहा हूँ। एएसआई परीक्षण से आपत्ति किसको होनी चाहिए? आप ऐसा कौन सा सच है जो एएसआई की परीक्षण नहीं होने देना चाह रहे हैं? आप चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति स्वयं क्यों क्रिएट कर रहे हैं विरोध करके? मुझे लगता है जो सभ्य समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी थोड़ा विज्ञान को समझते हैं, जो भी थोड़ा चीजों को समझते हैं, एक बार मेरी याचिका पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये जो मांग है जेन्युइन मांग है। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि शिव मंदिर घोषित है या शिव मंदिर कर दिया जाए। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि उसको मकबरा कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो 22 कमरे हैं उसको खोल दीजिए, उसका रहस्य सामने आ जाए। अब आपको बताते हैं कि ताजमहल के उन 22 कमरों की मिस्ट्री क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं। ये वही 22 कमरे हैं जो आखिरी बार 1934 में खोले गए थे, यानी आजादी के पहले कमरों को खोला गया था और आजादी के बाद से लेकर अब तक 22 कमरों को खोला नहीं गया। एक दावे के मुताबिक सभी 22 कमरे मुगल काल से बंद हैं। साल 1934 में भी इसको सिर्फ निरीक्षण के लिए खोला गया था, लेकिन रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं है। तो सबसे पहली मांग हमारी है कि वो जो 20 से ज्यादा कमरे हैं उन कमरों को खोला जाए। दूसरा, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने जो कि ये निर्धारित करे, जो तय करे, जो ये फाइंड आउट करे कि आखिर ये जो 22 कमरों का रहस्य क्या है और इस पूरे ताजमहल का रहस्य क्या है। आखिर ये वाकई में क्या राजा मानसिंह का पैलेस था, तेजो महालय था, वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति थी, उसको जो है शाहजहां ने टेक ओवर किया और वहाँ पे जो उनकी बेगम थी मुमताज 600 किलोमीटर दूर जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ से ले आके उन्होंने वहाँ पे उनको दफनाया, या फिर ये वाकई में ताजमहल है। बहरहाल जिस तरह ऐतिहासिक धरोहरों और मंदिर मस्जिदों पर सियासी हलचल हो रही है वो फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। वाराणसी से रोशन जायसवाल, आगरा से अरविंद शर्मा, मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। श्रीलंका में हालात बेकाबू हो गए हैं। सड़कों पर कोहराम मचा है। हिंसा और दंगों की आग में जल रहे श्रीलंका में पिछले 2 दिनों में 8 लोगों की मौत हुई और ऐसे हालातों में सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए श्रीलंका के रक्षा मंत्री ने देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। 12 मई की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू भी बढ़ा दिया गया है। 8 लोगों की मौत अभी तक हिंसा में हो चुकी है। श्रीलंका से आपको बता दें, हालात हर बीतते दिन के साथ वहां बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 250 लोग हिंसा में घायल हुए हैं। राजपक्षे के इस्तीफे के बाद भी ये हिंसा वहां रुक नहीं रही है। हिंसा रोकने के लिए अब जो अगला आदेश दिया गया है वो ये कि देखते ही गोली मार दी जाए। बावजूद इसके अभी हिंसा रुकती और थमती नजर नहीं आ रही। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भीड़ ने दौड़ा कर पीटा। मंत्रियों, सांसदों के घर में आग लगा दी। राजपक्षे सरकार के एक सांसद को कार समेत नदी में डुबो दिया गया। पुलिस और सेना के आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें भी भीड़ के गुस्से की आग नहीं बुझा सकी। ये बदसूरत तस्वीरें उस श्रीलंका की हैं जो एक समय अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, जहां पिछले 2 साल से आम जनता महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता की आग में जल रही थी। उसकी लपटों ने राजपक्षे सरकार की लंका का दहन कर दिया।
गुस्साई भीड़ ने न सिर्फ कोलंबो में पूर्व प्रधानमंत्री राजपक्षे के सरकारी आवास को आग के हवाले कर दिया, बल्कि हम्बनटोटा में राजपक्षे परिवार के पैतृक घर को भी नहीं छोड़ा। जनता के गुस्से की आग में कई सांसदों और मंत्रियों के घर जलकर खाक हो चुके हैं। सोने की लंका अब सिर्फ पुराणों में लिखी बात हो चुकी है। आज की श्रीलंका पीतल की भी नहीं रही, जहां लोगों को पेट भरने के लिए अनाज के लिए लड़ना पड़ रहा हो, जहां दवाइयों की कमी की वजह से मरीज बेमौत मर रहे हों, जहां पेट्रोल डीजल की कमी से अर्थव्यवस्था का चक्का जाम हो चुका हो, 1 महीने के भीतर 2 बार आपातकाल झेलने को मजबूर होना पड़ा हो, वो श्रीलंका तो मिट्टी का भी नहीं रहा। कर्ज की जंजीरों में जकड़ा श्रीलंका बेसहारा, बेबस और मायूस हो चुका है। People are angry. People want to come out onto the streets and show their anger at this government. This crowd is not going down. It's been increasing by the minute that I'm here, and I'm expecting more people to converge by this evening. श्रीलंका की इस हालत के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो अपने परिवार को लेकर भाग चुके हैं और पीछे छोड़ गए हैं ये लंका दहन, जिसकी शुरुआत राजपक्षे के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने की थी। राजपक्षे सरकार ने विरोध को कुचलने के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सेना ने भी लोगों के विरोध प्रदर्शन को काबू करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन ये आम हिंसा नहीं है। ये राजपक्षे सरकार के खिलाफ श्रीलंका की आम जनता का गुस्सा है। आज तक ब्यूरो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज तक संवाददाता अक्षयनाथ मौजूद हैं। वहां इस वक्त क्या स्थिति है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। श्रीलंका अपने इतिहास में से अब तक के सबसे बड़ा आर्थिक संकटना से गुजर रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग यहाँ पे सड़कों में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालात बेहद खराब है, महंगाई ने लोगों का बेहाल किया है और जनता सड़क पे उतर आया है और यहाँ पे जगह जगह पे कई सारे हिंसक प्रदर्शन देखा जा सकता है और उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे वायलेंस हुआ है और लगभग 8 लोगों की मौत हो गया है और 200 से ज्यादा लोगों के अटैक हुआ है और कई सारे लोग इंजर्ड है। और यहाँ पे हम गोल्ड फेस में देख सकते हैं कि ओल्ड पार्लियामेंट हाउस के बाहर कई सारे लोकल्स आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बैनर्स को लगा दिया गया है और यहाँ पे हैशटैग भी दिया है कि गो होम गोटा 2022 और कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि गिव अस आवर स्टोलन मनी बैक। यहाँ के लोगों को एक ही मानना है, वो है कि महिंदा राजपक्षे और उनका जो ब्रदर्स है यहाँ के जो पार्लियामेंट की कई सारे पोस्टिंग में है, उन लोगों ने श्रीलंका की फंड्स को ले लिया है। यही है यहाँ के आरोप है जो लोग दे रहे हैं महिंदा राजपक्षे और उनके फैमिली में। हमने देखा कि सोमवार को महिंदा राजपक्षे के ऑफिशियल घर में बहुत ही बड़ा तरीके से प्रोटेस्ट और पेट्रोल बॉम्बिंग जैसे लोगों की तरफ से हुआ था। तो उस टाइम पे महिंदा राजपक्षे ने उनके फैमिली के साथ त्रिकोणमलई में एक आइलैंड में गया है और अभी हमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है गोटबा राजपक्षे वो अभी कंटीजेंसी प्लान के लिए स्ट्रैटेजी ले रहा है। उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट किया था, पर उन लोगों ने बोला कि वो उनके लिए ठीक नहीं है, वो लोग वो नहीं करेंगे। और आज एक ऑल पार्टी मीटिंग होने वाला था, पर स्पीकर ने बोला कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से वो अभी कैंसल है। हम देख रहे हैं कि श्रीलंका एक सबसे बड़ा आर्थिक संकटना में है और यहाँ पे इस संकट से कैसे ये लोग बाहर आएंगे वो एक सबसे बड़ा सवाल है। कैसे यहाँ के जो करंट डेट है वो कैसे इन लोग मैनेज करेंगे। अभी जो रिजर्व मनी है श्रीलंका के पास वो लगभग 4 दिन या 5 दिन के लिए भी काफी नहीं है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब चीजों के मनी, महंगाई
वो ही है हर तरफ पानी को, फूड, आपके ट्रैवल के लिए। और हम देख रहे थे कि कई सारे जगह पे पुलिस प्रेजेंस इंक्रीज किया गया है। और कल यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी दिया था कि अगर कोई भी लोग को पब्लिक प्रॉपर्टी में कुछ इम्पैक्ट करने या अफेक्ट करने जैसे कुछ किया गया तो उन लोगों को शूट एट साइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ के सिचुएशन बहुत ही खराब है। हम देख रहे हैं कि लोगों उनके आज़ादी के लिए फिर से 1948 के बाद फिर से अब लड़ा रहा है। कैमरा पर्सन दिव्यन के साथ श्रीलंका से अक्षय नाथ, आज तक। श्रीलंका में आज जो हालात है वो सिविल वॉर की तरफ इशारा कर रही है, जिसकी आशंका बहुत पहले से जताई जा रही थी। पहले कोरोना ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई और फिर श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में ऐसा फंसा कि आर्थिक संकट से निकलने के रास्ते बंद हो गए। और आज श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, सवाल ये उठता है। इसकी पड़ताल करने वाली आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। श्रीलंका अब दिवालिया हो चुका है, जिसके साइड इफेक्ट्स अब सामने आ रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि श्रीलंका के सामने 1948 में मिली आजादी के बाद से अब तक का सबसे गंभीर संकट और सबसे बुरा दौर चल रहा है। यह आर्थिक संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप कुछ तथ्यों से लगाइए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी श्रीलंका में महंगाई की दर 17% को भी पार कर चुकी है। ये पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू पिछले कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले 80% से ज्यादा कम हो चुकी है। मार्च में श्रीलंका में $1 की कीमत 201 श्रीलंकाई रुपए थी, जो अब 360 श्रीलंकाई रुपए पर आ चुकी है। श्रीलंका के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल $35 अरब का विदेशी कर्ज था, जो एक साल में बढ़कर अब $51 अरब पर पहुंच चुका है। श्रीलंका के पास पैसों की इतनी भारी कमी हो चुकी है कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को अपने पास रखे गोल्ड रिजर्व में से आधा बेचना पड़ा है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पास 2021 की शुरुआत में 6.69 टन सोने का भंडार था, जिसमें से 3.6 टन सोना बेचा जा चुका है। पाई के लिए मोहताज हो चुके श्रीलंका की यह हालत हैरान कर देने वाली भी है, क्योंकि 2 साल पहले तक श्रीलंका की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती थी। कोरोना महामारी की दस्तक से पहले साल 2019 में विश्व बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के हाई मिडिल इनकम वाले देशों की कैटेगरी में अपग्रेड किया था। लेकिन 2 साल में श्रीलंका की इकोनॉमी अर्श से फर्श पर आ गई और अब पाताल में धंस चुकी है। ये कैसे हुआ, इसे भी आपको समझाते हैं। वर्ष 2018 में जहां श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $7.5 अरब था, वो फरवरी 2022 में गिरकर $2.31 अरब रह गया। श्रीलंका सरकार ने मार्च 2020 में विदेशी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं पड़ा। उल्टे विदेशी आयात पर बैन लगाने की वजह से श्रीलंका में जरूरी सामानों की कमी हो गई। श्रीलंका अपनी बुनियादी खाद्य आपूर्ति जैसे चीनी, डेयरी उत्पाद, गेहूं और दवाओं की डिमांड को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसके अलावा श्रीलंका सरकार ने जब विदेशी आयात पर प्रतिबंध लगाया तो रासायनिक खाद की कमी हो गई, जिसके बाद सरकार ने पूरे श्रीलंका में जैविक खेती को अनिवार्य बना दिया। रातों रात रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद की तरफ रुख करने से खाद्य उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले के चलते श्रीलंका का कृषि उत्पादन आधा रह गया। अर्थशास्त्र का नियम है कि अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो कीमतें बढ़ती हैं। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। विदेशी आयात पर प्रतिबंध और जैविक खेती की वजह से सामान की कमी हुई और कीमतें इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं कि श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल की नौबत आ गई। आज तक ब्यूरो। तालिबान की जमीन से अमेरिकी हथियार क्या पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर तक पहुंच रहे हैं? इसे लेकर आज तक ने तालिबानी हुकूमत से सीधा सवाल पूछा। आपको भी दिखाते हैं काबुल के ग्राउंड जीरो से आज तक की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
इन दिनों अफगानी सड़कें या तो सूनी दिखती हैं या उन सड़कों पर तालिबानी मुजाहिद नजर आते हैं। शहर काबुल के बाशिंदों की जिंदगी में तालिबान की आमद के बाद क्या फर्क आया, इसकी जमीनी पड़ताल करने आज तक की टीम काबुल एयरपोर्ट के आसपास पहुंची थी। तभी पेट्रोलिंग कर रहे तालिबानी गार्ड्स ने पूछताछ शुरू कर दी। सामने हथियारबंद तालिबान थे। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने पेट्रोलिंग कर रहे तालिबानियों से सीधा सवाल पूछा, आखिर पिछले साल तक अफगानियों में तालिबान की वो दहशत क्यों थी? तालिबान की हुकूमत आई यहाँ पर इस्लामिक अमारात में, तब से क्या लोग खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तालिबानी गार्ड्स सवाल तो सब्र के साथ सुन रहे थे, लेकिन जुबान जुदा थी। पहले तो वो बोलना नहीं चाह रहे थे, बोल भी रहे थे तो जवाब पश्तो में दे रहे थे। यही वो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहां 8 महीने पहले ऐसे हालात थे मानो इस एयरपोर्ट से आगे सिर्फ मौत हो। पूरा इलाका खचाखच भरा हुआ था, गोलियां चलती थी, फिर भी लोग हिलने को तैयार नहीं होते थे। 8 महीने बाद इसी एयरपोर्ट के सामने तकरीबन सन्नाटे जैसे हालात थे। ट्रैफिक सामान्य ही था, लेकिन तालिबानी गार्ड्स की संख्या सामान्य से अधिक थी। आज तक की टीम ने एयरपोर्ट के आसपास मौजूद लोगों से तालिबानी शासन के तजुर्बे के बारे में पूछा। अब आज जब तालिबान यहाँ पर हुकूमत संभाले हुए 8 महीने हो गए हैं, क्या अफगानिस्तान के आम लोगों के लिए क्या कुछ बदला है या कुछ फर्क पड़ा है? आप पूरा विस्तार से बताइए। बात यह है कि दरअसल जो अब तक 8 महीने हो गए तालिबान से, लेकिन बात यह है कि शहर बाजारों में बहुत अच्छी तरह से काम चल रहे हैं। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कोई राजदार नहीं है, सब लोग अपनी काम कर रहे हैं बस। अफगानियों के अंदर तालिबान को लेकर जो खौफ 1 साल पहले था, वो अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। काबुल एयरपोर्ट के सपोर्ट स्टाफ नसीर अहमद भी मानते हैं कि तालिबान के रुख, रुतबे और चेहरे में तब्दीली आई है। तालिबान की हुकूमत आने के बाद कुछ बदलाव आया, हालात ठीक हो गए या खराब हो गए? साहब नहीं, हालात ठीक हुए क्योंकि सिक्योरिटी बहुत अच्छा है अभी, लेकिन वो जो अभी क्योंकि हम क्रिटिकल सिचुएशन में थे, इसके लिए तो थोड़ा वक्त चाहिए, इसके लिए इकोनॉमिक्स बनाने के लिए और थोड़ा प्रोग्राम्स रन देने के लिए। तो इसलिए अभी तक तो हम उससे शुक्रगुजार है, लेकिन इतना काफी नहीं, बहुत ज्यादा काम करना चाहिए और इसके लिए और लोगों की मदद भी उनको लेनी चाहिए। अफगानियों में बदलते तालिबान को लेकर उम्मीदें हैं, लेकिन ये तालिबान क्या सोचता है, क्या करता है और क्या करना चाहता है, इसकी पड़ताल में आज तक की टीम उस जगह पर पहुंच गई जहां तालिबानी सत्ता का पावर सेंटर था। हर 10 कदम पर नकाब पोश तालिबानी गार्ड्स मौजूद थे। बेहद सख्त सुरक्षा के बीच तालिबान के बड़े नेताओं की अहम बैठक चल रही थी। एक के बाद एक तालिबान के नीति निर्धारक भाषण दे रहे थे। सामने तालिबानी सियासत के सूत्रधार बैठे थे और तालिबान की इसी बैठक में मौजूद था आज तक, जिसने तालिबानी सरकार के मुख्य प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद से सीधे शब्दों में वो सवाल दागे जिसे न तो पूछना आसान था और न ही तालिबान के लिए जवाब देना। तालिबान से सीधा सवाल, कश्मीर में हथियार गए? हिंदुस्तान ने पिछले कुछ दिनों में कुछ सामान को यहाँ भेजा है, जो बड़ा रिलेशन रहा है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। बेहतर इंडिया के साथ रिश्ते करने के लिए आपकी सरकार की तरफ से कोई पहल हो रही है? और दूसरी तरफ आपका दूसरा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत बदली है, क्या उससे तालिबान के कामकाज या हुकूमत पर कुछ फर्क पड़ा है? जो नई हुकूमत आई है उसके साथ भी क्या कोई रास्ते आपके कायम हुए हैं? अफगानिस्तान तमाम ममालिक के साथ ही अच्छे रवाबित चाहते हैं और अफगानिस्तान चाहते हैं कि कोई मुल्क की भी दुश्मनी न करेंगे। हमारे पड़ोसी है और उनके लिए अलग अहमियत है और मुंतक़े ममालिक की हिंदुस्तान की बशमूल अलग मौक़िफ़ है। हम चाहते हैं कि तमाम की साथ ही अच्छी तौर पर रवाबित कायम करेंगे और चाहते हैं कि हमारे मुल्क से और हमारे लोग से हिमायत करेंगे और हुकूमत करेंगे।
तालिबानी हुकूमत अफगानिस्तान की जमीन से अमेरिकी हथियारों को भारत के कश्मीर तक पहुंचने की खबर से सीधा इनकार तो नहीं करती, लेकिन ये जरूर कहती है कि तालिबान अपनी जमीन से भारत में कोई हथियार नहीं जाने देगा। जबकि भारत की सेना कह चुकी है कि अमेरिकियों ने अफगानिस्तान में जो हथियार छोड़े थे उन्हें पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर तक पहुंचाया जा रहा है। Yeah, there are equipment, weapon systems which have been used by in other parts of the world, which have found their way inside. It's definitely a challenge, but we have also changed our rules of engagement and procedures to contest that point. They have been found, and they are not in those large numbers. दरअसल अमेरिकी सेना जब अफगानिस्तान छोड़कर भाग रही थी तो हजारों की संख्या में ऑटोमेटिक राइफल्स और तमाम मिलिट्री डिवाइसेस का जखीरा छोड़कर चली गई थी। इन हथियारों को ट्रकों में भर भर कर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में लाने की खबरें भी मीडिया में आई थी। अब पाकिस्तान से वही हथियार कश्मीर में भेजे जाने का खुलासा हो रहा है। तालिबान से सीधा सवाल, इमरान गए, झटका लगा? इमरान खान के जाने से कुछ फर्क पड़ा है पॉलिसी में? एक बात पाकिस्तान की अंदरूनी मसला है। अफगानिस्तान अपने पड़ोसियों के दाखिली मसाइल के मुदाखिला नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि अच्छे तौर पर रवाबित दोनों पड़ोसियों मुल्कों में कायम हो। काबुल शहर के हालात देखकर अभी ऐसा नहीं लगता कि तालिबान के खजाने में रोटी का इंतजाम करने से अधिक कुछ है भी। अशरफ वानी, काबुल, आज तक।